हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जो सीरीज स्टार्ट किए हैं यूपी पीएससी द्वारा पीवाईक्यूज़ का, उसमें फंडामेंटल राइट जो चैप्टर चल रहा था उसके आज पार्ट 3 को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, दो पार्ट इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने मैं लेक्चर बना रखा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसमें पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जो कि पॉइंट के फॉर्म में आप यूँ कह लीजिए कि जो फैक्चुअल रूप में सवाल में आपको देखने को मिलते हैं, तो उसको हम डिटेल में यहाँ पे पहले वाले पार्ट में इसको वहाँ पे सॉल्व आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 2 को कवर किया था, जो कि प्योरली आप देखेंगे तो जो भी पीवाईक्यूज़ आया हुआ है उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाने सॉल्व किए गए हैं। और अगर आज जो पार्ट 3 है, इसमें पार्ट 2 के आगे के सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो पार्ट 1 में लगभग 15 सवाल सॉल्व किया गया था, पार्ट 2 में भी 15 सवाल ही सॉल्व किया गया है। ये थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि सवाल बहुत ज़्यादा मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट 50 से 60 मिनट की वीडियो मेरा बनाने का टारगेट होता है, रफली एक रेंज की अगर बात करें तो 15 सवाल को बताने में, हर एक ऑप्शन को डिटेल में समझाने में ये टाइम इतना हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा ये जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर है, ये इसको हम 4 पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुतायत में अगर आप देखेंगे तो अक्सर हर एग्ज़ाम में इससे सवाल आता है। इसीलिए मैं इसको भगाने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। हर एक पॉइंट को डिटेल में समझने की कोशिश किया जा रहा है। जो पॉइंट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है उसको समझने की कोशिश किया जा रहा है, जो फैक्चुअल है उसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी क्विकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। ओके, तो आज हम लोग 31 से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 30 सवाल हम लोगों ने 2 पार्ट में कवर कर रखा है, आज हम लोग 31 से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है स्टूडेंट, वो है आपका 31 क्वेश्चन नंबर। ये कह रहा है कि एन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंसेस कैन नॉट be compelled to be a witness against himself, which article of Indian Constitution provides for this। कहने का मतलब, ये सवाल की अगर हिंदी रूपांतरण की बात किया जाए तो ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि किसी भी अपराध के आरोपी को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ओके, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अपराधी या कोई अपराध किया हुआ व्यक्ति है, उसे उस पर्टिकुलर अपराध के लिए उसी इंसान को जिसने ये अपराध किया है उसको गवाह नहीं बनाया जा सकता। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसके लिए प्रावधान करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहले में दे रखा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 21, और ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 22, और ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 74। तो ए बी सी इतने आर्टिकल को हम लोगों ने पहले वाले ही पार्ट में कवर कर लिया है। आर्टिकल 74 को अभी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल की अगर बात किया जाए तो ये पर्टिकुलर सवाल जो है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 क्लॉज ए। अब क्यों होगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर क्यों यही आंसर इसका करेक्ट है। तो क्लॉज 20 आर्टिकल 20 का जो क्लॉज 3 है, इसमें बेसिकली ये कहा गया है ना कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने, यानी स्वयं को दोषी ठहराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कोई अपराधी व्यक्ति है, वो किसी अपराध को किया है, उसे जब पुलिस डिटेन करती है, उसे गिरफ्तार करती है, तो वो अपने विरुद्ध ही गवाह देने के लिए बाध्य उसको नहीं किया जा सकता। यानी उस अपराधी को जिसने आपने डिटेन किया है, उसको आप गवाह नहीं बना सकते। बेसिकली ये हमारे आर्टिकल 20 के क्लॉज 3 में ये जो प्रावधान है वो दिया गया है। अब इसका रीज़न ये है कि अगर उसे आप दोषी ठहरा देंगे, तो आप उसको दोषी, उस इंसान को ठहरा देंगे, तो तब तो वो एक हिसाब से दोषी पाया गया। लेकिन रीज़न ये है कि हमारा कोर्ट क्यों इसे प्रोटेक्ट करता है, वो इसलिए करता है कि जब तक ये एक तरीके का कानूनी प्रक्रिया है, जब तक उस पर्टिकुलर अपराधी को कोर्ट द्वारा ये साबित नहीं किया जा सकता कि हाँ यही इंसान या यही अपराधी जो है इस पर्टिकुलर अपराध का दोषी है, तब तक वो निर्दोष माना जाएगा। और यही रीज़न है कि जो क्लॉज 3 आर्टिकल 20 का है, वो ये कह रहा है कि जो कोई अपराधी व्यक्ति है, वो अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए उसको आप बाध्य नहीं कर
सकते, यानी उस स्वयं को वो दोषी नहीं ठहरा सकता कि हाँ मैंने ही किया है। आप उसके लिए उसको बाइंड यानी उसको आप कह लीजिए कि बाध्य नहीं किया जा सकता इसके लिए। तो जब क्योंकि तब तक वो निर्दोष होता है और ये दोषी कब होगा, जब कोई कोर्ट या कोई न्यायालय इस देश का उसे ये न साबित कर दे कि हाँ यही पर्टिकुलर इंसान जो है वो दोषी है, यानी यही वो अपराध किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्टिकल 21 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की बात करता है। आर्टिकल 22 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की बात करता है। कहने का मतलब है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा उसको प्रदान करता है। आर्टिकल 74 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जो मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करती है। यानी आर्टिकल 74 ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू ऐड एंड एडवाइज किसको, प्रेसिडेंट को। ओके, तो चारों आर्टिकल को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कौन सा आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 20 आखिर है क्या। जब तक हम लोग आर्टिकल 20 को नहीं जानेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इसका करेक्ट आंसर होगा क्या। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, तो आर्टिकल 20 बेसिकली ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही उसे दंडित किया जाएगा। यानी कोई एक इंसान है, वो कोई एक अपराध कर रखा है तो आप उसे एक बार ही उस अपराध के लिए उस इंसान पर मुकदमा चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसी एक ही पर्टिकुलर अपराध के लिए वो बार बार उसको मुकदमा आप ठोके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा आप उसे नहीं चला सकते, यही आर्टिकल 20 कहता है। अब आर्टिकल 20 के अंदर कई सब क्लॉज हैं, यानी आप देखेंगे तो आर्टिकल 20 जो है मैंने आपको बता दिया, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो बेटिकर आर्टिकल 20 में अगर देखें तो आर्टिकल 20 का जो क्लास 1 है, यानी इसे अगर लिखने की बात किया जाए तो इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, आर्टिकल 20 क्लास 1। ओके, आर्टिकल 20 क्लॉज 1 ये क्या कहता है, तो ये बेसिकली ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा सिवाय उस अपराध के लिए जो अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन हो के, और न ही उसे उस दंड से दंडित किया जाएगा जो अपराध के समय लागू कानून के तहत दिया जा सकता है। यानी इसको अगर हम लोग एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो यही चीज़ क्या कहलाता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। यानी जो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है इसका मतलब है कि किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उस अपराध के समय वो कानून का उल्लंघन न किया हो। यानी कहने का मतलब है कि कोई कानून अगर आज बना है और वो इंसान यस्टरडे यानी कल वाले पिछले वाले दिन वो कानून मतलब कोई अपराध कर दिया है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस वाले अपराध के लिए आज के द्वारा बनाए गए कानून के तहत आप दंडित कर सकते हैं, क्योंकि जब वो अपराध किया था तो वो कानून नहीं बना था, इसलिए आप उसे दंडित नहीं कर सकते या उसे दोषी नहीं ठहरा सकते। ओके, इसी का मतलब है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कहता है, तो ये बेसिकली डबल जियोपार्डी क्लॉज की बात करता है। क्या, डबल जियोपार्डी क्लॉज। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और ना ही उससे दंडित किया जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वाले ही सवाल में देख लिया। इसी को अगर एक लाइन में कहेंगे तो डबल जियोपार्डी क्लॉज की बात करता है वो। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये क्या कहता है, तो ये बेसिकली क्या कहता है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या कह रहा है ये, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, तो किसी भी अपराध के
आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। यही पॉइंट हम लोगों ने देखा था अभी पिछले वाले सवाल में, आर्टिकल 31 मतलब क्वेश्चन नंबर 31 में हम लोगों ने जो देखा था वो आर्टिकल, उसका करेक्ट आंसर क्या था, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो उसमें क्या कहा था, तो बेसिकली यही कहा था कि किसी भी अपराध के आरोपी को, यानी कोई भी वो आरोपी जो अपराध किया है उसको मतलब अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बना सकते, यानी सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी अपने ही खिलाफ उसे आप गवाह नहीं बना सकते। इसी को रोकता है कौन, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है, अब हम लोग सवाल पे मूव करते हैं। सवाल ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डबल जियोपॉडी क्लॉज होता है, बिल्कुल होता है। मैंने यहाँ दिखाया कि ये क्लॉज, ये जो है डबल जियोपॉडी, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 2 की बात करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ऑप्शन बी कह रहा है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, तो ये भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 1 की बात करता है। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टार्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है आपका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल 20 में नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आर्टिकल, ये किस आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल ये बेसिकली अगर आप देखेंगे कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की अगर जो बात हो रही है, ये आर्टिकल 21 में इसकी बात होती है, आर्टिकल 21 में, ना कि 20 में। प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर की जो बात है वो आर्टिकल 21 में बात होती है। यही रीज़न है कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा क्या है, नॉट करेक्ट। ओके, इसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, यानी आप किसी भी अपराधी को उसे ही गवाह, उसके ही खिलाफ उसको गवाह नहीं बना सकते। तो ये ऑप्शन ए, बी और डी जो है वो आर्टिकल 20 में मेंशन किया गया है, लेकिन जो प्रोहिबिशन अगेंस्ट टॉर्चर है वो आर्टिकल 21 में मेंशन किया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन, यानी गिरफ्तार आदमी या गिरफ्तार इंसान की बात कर रहा है। तो इसमें आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ये तो होगा नहीं। आर्टिकल 17 ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, अभी हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 21 किसकी बात करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और आर्टिकल 22 किसकी बात करता है, आर्टिकल 22 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 22 जो है वो किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को बिना सूचित किए हिरासत में आप नहीं ले सकते या रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 22 जो है वो हमें ये कहता है या हमें ये प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे कि यहाँ पे पुलिस की केस ले ली जाए तो पुलिस आपको मतलब बिना सूचना दिए हिरासत में नहीं रख सकता जब तक कि उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी आपको न दे दे। यानी पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करने आएगी तो पहले आपको वो हिरासत में नहीं रख सकता, सबसे पहले आपको वो गिरफ्तारी के कारण की जानकारी आपको देगी और मतलब इसके बेस पे वो आपको हिरासत में ले सकते हैं और आपको न तो आपके मनपसंद के वकील की परामर्श करने और बचाव प्राप्त करने के अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है। तो आर्टिकल जो 22 है ये हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह लीजिए कि प्रोटेक्शन देता है। किससे देता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको बिना जानकारी दिए पहले जानकारी दिए आपको हिरासत में नहीं ले सकता और यही रीज़न है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 22। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर, यानी ये कह रहा है कि जो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस सवाल के आंसर पे आते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का अर्थ बेसिकली वो है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के बाद सजा देने के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में अपराध को रोकने के लिए पहले से ही हिरासत में ले लिया जाना। यानी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत। यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हिरासत, डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत, प्रिवेंटिव का मतलब होता है निवारक यानी रोकथाम या किसी चीज़ को होने से रोकना।
तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी पहले, जैसे कहने का मतलब ये है, इस टर्म का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो उसको अगर गिरफ्तार किया जा रहा है तो इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसने वो अपराध किया है, बल्कि उसे इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी आपराधिक घटनाएं वो दोबारा ना करे, उसको करने से पहले इसको हिरासत में ले लिया जाए। ओके, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए सॉरी, तो इसका शाब्दिक अर्थ यही होगा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करने के बाद उसे सजा देने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, बल्कि भविष्य में वो ऐसी घटनाएं वापस या दोबारा ना करे, उस घटना को होने से पहले ही आपको हिरासत में ले लिया जाए। उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करें तो बेसिकली एक तरीके का ये सज़ा नहीं है, बल्कि यह एक तरीके का रोकथाम है। यानी यह प्रिवेंटिव यानी एक तरीके का ये रोकथाम है, तो किसी चीज़ को होने से पहले ही आपको रोक दिया जाए। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो ये प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के द्वारा किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट ट्रायल, तो वो मैक्सिमम आपको 3 महीने की टाइम पीरियड है, यानी 3 महीने तक आपको समय दिया जाता है। ओके, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये किस आप कह लीजिए कि किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 22(4) सब क्लॉज, आर्टिकल 24, आर्टिकल 22 क्लॉज 4 में ये मेंशन किया गया है। आर्टिकल 22 में ये बात कही गई है। ओके, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के द्वारा किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितने? 3 महीने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे चलते हैं, ये कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का प्रोविजन है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात हो रही है, इसमें 4 आर्टिकल हैं। 4 आर्टिकल, आपका आर्टिकल 25 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 28, टोटल इसमें 4 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं क्विकली ऐसे ही आपको एक एक करके आर्टिकल बता दे रहा हूँ, मैं लिखूंगा तो नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूँ ऐसे कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 बेसिकली ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, और आर्टिकल 26 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 26 ये कह रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको देता है। आर्टिकल 27 की अगर बात करें तो ये किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए करों के भुगतान यानी पेमेंट ऑफ टैक्सेस के संबंध में स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल जो 28 है ये कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता आपको देता है। ओके, तो आर्टिकल 25 की अगर हम लोग बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत एक बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको समझने को मिलेगा, वो ये है कि जो सिख लोग होते हैं, जो सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके द्वारा एक छोटे से मतलब तलवार नुमा एक हथियार धारण किया जाता है जिसका नाम है कृपाण। विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जो सिख लोग होते हैं वो एक कृपाण रूपी स्ट्रक्चर धारण करते हैं और वो कहीं भी चले जा सकते हैं उसको पहन के, यानी कृपाण को वो धारण कर लेते हैं और उसको ले जाने का अधिकार अपने पास रखते हैं। वो आर्टिकल 25 के द्वारा ही उनको मिला हुआ है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 के द्वारा ही उनको मिला है। और आर्टिकल 25 में मैंने आपको बताया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के तहत उनको ये सुविधाएं या उनको ये अधिकार दिया गया है। ओके, तो हम लोगों ने चारों आर्टिकल बारे में थोड़ा बेसिक समझा। अब हम लोग ये देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है उसके अंतर्गत ये कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की अगर बात करें, यानी धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता, ये होता है तो बिल्कुल होता है। आर्टिकल 25 ही तो यही बात कर रहा है। राइट टू वियर एंड कैरी कृपाण बाय सिख, सिख के द्वारा कृपाण धारण करना, उसे ले जाने के अधिकार की बात करता है, ये होता है तो ये भी होता है। स्टेट्स राइट टू मेक लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म, यानी राज्य का सामाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने का अधिकार आपको मिलता है, इसी के अंतर्गत मिलता है। राइट स्टेटमेंट 4 क्या कह रहा है? राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपुल बाई रिलीजियस बॉडी, यानी जो धार्मिक संस्थान होते हैं उनके द्वारा इंसान को उनके धर्मों को कन्वर्ट कर देना या उनके एक धर्म से दूसरे धर्म में बदल देने का जो
प्रथा है क्या इसके तहत मिलता है? नहीं, ये चीज़ आपको नहीं मिलती, यानी इसका स्टेटमेंट 4 आपका गलत हो जाएगा। तो 4 जहाँ जहाँ होगा आपका, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ ऑल ऑफ दीज एबव में तो होगा ही, तो इसका मतलब ये है कि आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, और इसमें आएगा आपका स्टेटमेंट 1 सही है, बी सही है, 3 सही है, लेकिन ये वाला आपका स्टेटमेंट राइट टू कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडी, ये आपका गलत है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में एक वर्ड है हिंदू, कह रहा है कि संविधान की इसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड नहीं है, यानी जो हिंदू शब्द है आर्टिकल 25 के तहत जो हमारा संविधान देता है उसमें कौन सी चीज़ इंक्लूड, यानी कौन सा धर्म इंक्लूड नहीं है। तो हिंदू में बुद्धिस्ट आते हैं, बिल्कुल आते हैं, जैन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, पारसी आते हैं, नहीं आते हैं, सिख आते हैं, हाँ आते हैं, पारसी के अलावा मुस्लिम आते हैं, नहीं आते हैं। तो बेसिकली जो मुस्लिम हो गए या आप कह लीजिए पारसी हो गए, ये लोग इस पर्टिकुलर टर्म में नहीं आते, हिंदू के शब्द में, यानी हिंदू ये लोग नहीं हैं, जो कि हमें आर्टिकल 25 के तहत मिला हुआ है। आर्टिकल 25 में इस टर्म को यूज किया गया है। तो हिंदू के अंतर्गत बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, लेकिन पारसी आपके नहीं आते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पारसी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि डज नॉट इंक्लूड, यानी इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है। एक एक करके देखते हैं। जितने भी आर्टिकल हैं, हम एक बार ऑलरेडी इसको पिछले दोनों लेक्चर में ये मेंशन कर चुका हूं, तो आपको ये सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आर्टिकल 23 की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर की बात करता है, तो ये बिल्कुल करता है। ओके, आर्टिकल 24 की अगर मतलब इसको अगर हम लोग देखें तो आर्टिकल 24 की अगर हम लोग बात करें, आर्टिकल 24 ऑप्शन नंबर बी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज की बात करता है, तो ये बिल्कुल करता है। ओके, आर्टिकल 26 की बात करें, आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है, तो ये भी आपका करता है। लेकिन जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 जो है ये फ्रीडम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है। माइनॉरिटीज़ यानी अल्पसंख्यकों के हितों की, यानी अल्पसंख्यक मतलब होता है जिनकी संख्याएं कम है, जिनको माइनॉरिटी घोषित किया गया है, उनके हितों की रक्षा की बात करता है आर्टिकल 29। और ये जो लिखा है ये आर्टिकल 30 में आता है, जो यहाँ पे इसके सामने मैच कराने की बात कर रहा है कि फ्रीडम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाई माइनॉरिटीज़ की बात जो है ये आर्टिकल 30 कहता है, ना कि आर्टिकल 29 कहता है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही गलत है और पूछा क्या है कौन सा सही नहीं मैच किया गया है। तो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही मैच नहीं किया गया है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे भी कौन सा करेक्टली मैच नहीं वही पूछ रहा है आपसे। और जितने भी आर्टिकल है मैंने आपको बता रखा है। पहला क्या कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर, ये आर्टिकल 23 बात करता है, तो ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 23 ही बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ओके, ऑप्शन बी क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 29 इसी की बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की अगर बात करें तो आर्टिकल 32 ये कहता है, बिल्कुल सही है। इसी आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी ने संविधान की आत्मा और हृदय की बात किया था। ओके, यानी उन्होंने कहा था कि ये जो आर्टिकल है ये संविधान की आत्मा और हृदय है। लास्ट जो ऑप्शन है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये आर्टिकल 31 में है। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ये अभी मैंने आपको पिछले वाले सवाल में बताया कि आर्टिकल 30 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 31 जब हमारा संविधान बना था तो उस समय ये फंडामेंटल राइट का एक अधिकार था बेसिकली, और ये राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था। राइट टू प्रॉपर्टी
जो कि हमारे जब संविधान बना था उस समय इसको मेंशन किया गया था, लेकिन आगे चल करके 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको रिमूव कर दिया गया और इसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या एक लीगल राइट के रूप में ऐड कर दिया गया और एक नया आर्टिकल को ऐड किया गया, आर्टिकल 300A, और ये भाग 12 में इसको ऐड किया गया, भाग 12 में इसको ऐड किया गया है और आर्टिकल 300A के तहत ऐड किया गया है और इसे एक लीगल या एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में दर्जा दे दिया गया है, ना कि अब ये फंडामेंटल राइट है। ओके, तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, मैं जस्ट क्विकली आपको यहाँ पे रिवाइज कर दिया हूँ। तो आर्टिकल जो 31 है आज के समय में ये नहीं है, इसकी जगह आर्टिकल 300A को ऐड किया गया है भाग 12 में, और जो ये आर्टिकल है इसको रिमूव कर दिया गया है। किसके द्वारा ये रिमूव किया गया था? तो आर्टिकल 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको रिमूव किया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन की बात कर रहा है, यानी कथन और कारण का सवाल आ गया है ये आपका। और कथन में क्या कह रहा है कि आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटीज़, यानी आर्टिकल 30 जो है हमारे संविधान का, वो माइनॉरिटी जो टर्म है उसको डिफाइन नहीं करता। ये बात सही है कि नहीं? ये बात बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी जो हमारा संविधान है वो भाषाई आधार पे और धार्मिक आधार पर माइनॉरिटीज़ को आप कह लीजिए कि मान्यता देता है। तो ये बात सही है कि नहीं? तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बट रीज़न ये है कि रीज़न जो है ये असर्शन को प्रॉपर तरीके से आप कह लीजिए कि एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है, तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जुडिशरी, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी कह रहा है पार्लियामेंट, ऑप्शन डी कह रहा है कि नॉन ऑफ दिस एबव। तो द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट की अगर बात किया जाए तो ये हमारे संविधान में बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो हमारे जुडिशरी को कहा जाता है। यानी जुडिशरी में कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बात कीजिए तो ये क्या कहते हैं, इन दोनों को अगर देखा जाए तो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करता है। अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग ऑप्शन में आए तो आप सुप्रीम कोर्ट के साथ जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट को ही प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन के रूप में भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे सवाल ये पूछ ले कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन किसको कहा जाता है? सिटीजन्स, तो आपका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट की बात किया जाए तो हमारा जुडिशरी होता है। अगर उसमें स्पेसिफिक तरीके से अगर आपसे पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के साथ आप जाइएगा, अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग हो। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों होता है। ओके, अगर जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन आपको दे दिया है, उसमें एक में सुप्रीम कोर्ट, एक में हाई कोर्ट, एक में बोथ एंड लास्ट में नॉन दे, तो आप बोथ के साथ जाइएगा। बट अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलग है और इसके अलावा कुछ और पार्लियामेंट आपको दे दे, पार्लियामेंट, तब आप इसके साथ जाइएगा। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जुडिशरी जो होता है वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये सवाल कह रहा है कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट। अभी अभी मैंने आपको बताया, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसे गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट के रूप में जाना जाता है। ओके, क्यों जाना जाता है? इसका रीज़न की अगर बात किया जाए तो फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए हमारे जुडिशरी द्वारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसके तहत कई तरीके के मतलब बेसिकली 5 तरीके का रिट आपको मिलता है, जिससे वो हमारे नागरिकों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यही रीज़न है कि गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट के रूप में सुप्रीम कोर्ट को जाना जाता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
तो ये जितना भी स्टेटमेंट दे रखा है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। पहला इस ऑप्शन क्या कह रहा है कि के.एम. मुंशी वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात सही है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर की एक ये कमेटी थी। इसमें चेयरमैन B.R. अम्बेडकर साहब थे, 6 और मेंबर थे, यानी एक चेयरमैन साहब थे, 6 मेंबर थे, तो उन्हीं में से एक के.एम. मुंशी साहब भी थे। ओके, ऑप्शन बी क्या कह रहा है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था। ओके, ऑप्शन सी क्या कह रहा है? द पंचायती राज वॉज रिकमेंडेड बाई बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1957। ये ईयर भी आप ध्यान में रखिएगा और ये कमेटी भी आप ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता जी द्वारा ही पंचायती राज को रिकमेंड किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी क्या कह रहे हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब नहीं है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। पूछा क्या है? कौन सा बेसिकली सही नहीं है, तो आपका यही करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट, पहला, दूसरा और तीसरा जो है ऑप्शन, ये तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, स्टैट्यूटरी राइट या ऑल ऑफ दिस एबव? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है आर्टिकल 32। ओके, और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो आर्टिकल 32 जो है वो भाग 3 द्वारा प्रदत्त जो फंडामेंटल राइट है उसके उल्लंघन या उसके अतिक्रमण के विरुद्ध संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल उपचार प्रदान करता है। और यही जो राइट है, आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ये सुप्रीम कोर्ट को निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है, जिसमें 5 तरीके की रिट होती है। हैबियस कॉर्पस हो गया, मैंडामस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, क्यो वारंटो हो गया एंड सर्टियरिटी हो गया। एक एक करके हम लोग डिटेल में जैसे जैसे सवाल आता जाएगा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल राइट। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्क्राइब्ड बाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, यानी अंबेडकर जी द्वारा, B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किसको कहा गया था? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कीजिए, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कीजिए, राइट टू इक्वलिटी की बात कीजिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें, जो कि आर्टिकल 32 है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B.R. अम्बेडकर साहब आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। अगर उनके शब्दों की बात किया जाए कि उन्होंने इसके लिए क्या शब्द यूज किया था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अंबेडकर साहब ने अपने शब्दों में ये कहा था कि यदि मुझसे इस संविधान के किसी विशेष अनुच्छेद यानी आर्टिकल को सबसे महत्वपूर्ण बताने को कहा जाए, तो ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना संविधान निरर्थक हो जाए, तो मैं इस आर्टिकल यानी आर्टिकल 32 के अलावा किसी अन्य अनुच्छेद का नाम नहीं ले सकता। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक सवाल आप और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये पहले के लेक्चरों में, लेकिन यहाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। तो रिपीट करने का मतलब ये है कि कई अवसरों पे अगर कई जगह ये पूछा जाता है आपसे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो वहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। प्रियम्बल जो है वो भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ जोड़ देके फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपसे ये पूछे कि B.R. अम्बेडकर साहब ने किसे कहा था, तब आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर सिंपली आपसे पूछे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रियम्बल। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम लेके अगर आपसे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ पर्सन, यानी रिगार्डेड एज
ग्रेटेस्ट सेफगार्ड ऑफ द फॉर द लिबर्टी ऑफ अ पर्सन, कहने का मतलब ये है कि ये पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैबियस कॉर्पस, जिसे हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका हिंदी रूपांतरण है बेसिकली। और ये जो हैबियस कॉर्पस है यही सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए कि सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, और इसमें अगर देखा जाए हैबियस कॉर्पस कहता क्या है, तो यह जब किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए या उसे हिरासत में लेने के आधार बताने के लिए, या यदि कारावास का कोई कानूनी औचित्य न हो तो उसे रिहा करने का आदेश देता है। कौन करता है? ये हैबियस कॉर्पस। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 5 रिट में यही आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। यानी ये हाई कोर्ट की बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 के द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है, और आर्टिकल 226 की अगर बात आए तो ये हाई कोर्ट जारी करता है क्या? रिट। ओके, तो दोनों आर्टिकल आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा रिट को जारी करने का अधिकार रखता है, तो आर्टिकल 26 हो जाएगा। तो यहाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हाई कोर्ट द्वारा जारी की जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा आपका हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर सी। ओके, यह रिट जो होता है ये न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, और जिसका उद्देश्य क्या है कि अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, ये लेक्चर भी आपको अच्छा लग रहा होगा। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। इसके बचे हुए सवालों को वो फंडामेंटल राइट का फाइनल लेक्चर होगा। ओके, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।